अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में मैं आपको ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नेटवर्क काम कैसे करता है उसके बारे में गाइड करूंगा। वैसे तो ये हाउ बीटीसी वर्क के हवाले से वीडियो है, लेकिन अगर आप मेरी ये वीडियो वॉच करेंगे तो ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि मार्केट की जितनी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज है वो काम कैसे करती है उनके हवाले से अगर कोई भी आपको अबहम है, कोई डाउट है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली जब हम क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हमें नहीं पता, बगैर जाने हम ये ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं कि यार बैकएंड पे ये जो टेक्नोलॉजी है ये काम कैसे करती है। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम, आज मैं आपको ये पीछे बैकएंड पे ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है उसके हवाले से गाइड करूंगा। जैसे मैंने कहा, वैसे तो ये वीडियो हाउ बीटीसी वर्क्स के हवाले से है, लेकिन अगर आप ये वीडियो वॉच करेंगे तो आपको नॉर्मली मार्केट की तमाम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बैकएंड पे जो काम हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, उसके बारे में आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले ये एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नेटवर्क है, उसको समझे। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि नॉर्मली हम जब कभी ट्रांजैक्शंस करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने किसी को पेमेंट सेंड करनी है हमारे रवायती बैंक में, तो बैंक क्या करेगा, मेरे से पैसे लेगा और अगले बंदे को क्रेडिट कर देगा। तो ये इस दौरान जो हमारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है वो बैंक अपने पास रख लेगा। अगर इस दौरान दो बैंक हैं, दो से ज़्यादा बैंक हैं, अगर इंटरनेशनल हो गया तो इस तरह मल्टीपल बैंक्स आएंगे, जितने बैंक्स आएंगे उतने जगह पे हमारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होता जाएगा। तो ये चूँकि सेंट्रलाइज है रिकॉर्ड, जबकि हम ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसको डिसेंट्रलाइज कह रहे हैं, तो इसमें डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि हमारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किसी सेंट्रल थर्ड पार्टी के पास नहीं है, बल्कि ये एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है। जैसे बिटकॉइन की हम बात करें, अगर आप गूगल पे सर्च करें बिटकॉइन क्लाइंट, तो यहां पे आपको बिटकॉइन जो कि ओपन सोर्स है, तो आप भी बिटकॉइन का अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये डाउनलोड बिटकॉइन कोर है। इसको मैं जैसे ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करूंगा और इस सॉफ्टवेयर को रन करूंगा बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सबसे पहले जब से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ है यानी जनवरी 2009 से लेके आज तक जब हम उसको सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं, उस वक्त तक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है वो सारा मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और अगर उस सॉफ्टवेयर को मैं रन करता हूं और सारी मेरी ट्रांजैक्शंस भी डाउनलोड हो जाती हैं और उसके बाद मैं रन करता हूं, तो मेरा कंप्यूटर इनका जो डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड का एक नेटवर्क है उस नेटवर्क का एक हिस्सा बन जाएगा। मेरे कंप्यूटर को आप नेटवर्क नोड कह लें या आप बीटीसी क्लाइंट कह लें। इन आइदर वे जब भी इस बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर कोई नई ट्रांजैक्शंस होगी और अगर मेरा सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा तो वो उसका रिकॉर्ड, नई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेरे पास भी महफूज हो जाएगा। इसी तरह जगह जगह हर बंदे ने, चूंकि ये ओपन सोर्स फ्री एप्लीकेशन है, तो सिर्फ बीटीसी की बात नहीं है, जितने डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन्स है वो सब इसी तरह काम करते हैं। उन सब के भी सॉफ्टवेयर हैं, डाउनलोड करें, उनकी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी आप अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, नेटवर्क नोड्स दो किस्म के होते हैं। एक तो यह है कि आप सिंपली सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहते हैं, इस नेटवर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं कि आप भी नेटवर्क। दूसरा, आप नेटवर्क नोड एज अ माइनर भी बन सकते हैं। अगर आप प्रूफ ऑफ स्टेक हैं तो आपने टोकन स्टेक करके आप उनके नेटवर्क में बाकायदा नए ब्लॉक्स भी माइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये माइनिंग सारी काम कैसे करती है उसके बारे में आपको गाइड करूंगा। अगेन, जैसे मैंने कहा कि बीटीसी की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन इसको समझेंगे तो तमाम टेक्नोलॉजीज की आपको समझ आ जाएगी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैकएंड पे काम कैसे कर रही होती है, कैसे माइनर जो है इस ब्लॉकचेन के अंदर नए नए चेन्स जो है, नए नए जो ब्लॉक्स हैं वो ऐड कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप अगर किसी भी ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको रन करते हैं तो आपका कंप्यूटर भी एक नेटवर्क नोड बन जाता है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज की जो ट्रांजैक्शंस होती है, मिसाल के तौर पे आप बीटीसी की मैं बात कर रहा था, बीटीसी की अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो सारी ट्रांजैक्शंस, क्योंकि बीटीसी की ब्लॉकचेन एक सेकंड में मैक्सिमम 7, 8, 9 ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस कर सकती है। अब जाहिर बात है, सेकंड में अगर सारी दुनिया इस्तेमाल करती है बीटीसी तो एक सेकंड में 7 ट्रांजैक्शन तो नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये जो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये जो नेटवर्क नोड्स होते हैं उनकी मेमोरी पूल में चले जाती है। यानी बिटकॉइन के नेटवर्क या जो भी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन का नेटवर्क होता है उनका एक अपना मेमोरी पूल होता है। उस मेमोरी पूल में जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं सारी वहाँ पे पेंडिंग ट्रांजैक्शंस जाती रहती हैं। उनके जो माइनर्स हैं या उनके जो वैलिडेटर्स हैं वो क्या करते हैं, मेमोरी पूल से सारी ट्रांजैक्शंस उठाते हैं और फिर उसके बाद उनको माइन करना शुरू कर देते हैं, या उस ब्लॉक को उनके जो नेटवर्क का जो ब्लॉकचेन है उस चेन के अंदर उसको ऐड करना शुरू कर देते हैं। बीटीसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं। हर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका डिफरेंट डाटा, डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन बीटीसी का क्या है कि ट्रांजैक्शंस आप जब करते हैं मेमोरी पूल में चले जाती हैं, वहाँ पे एक माइनर
अब उन ट्रांजैक्शंस को उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना चाहता है, यानी नया ब्लॉक ऐड करना चाहता है ब्लॉकचेन के अंदर, वो क्या करेगा? ये फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये मेमोरी पूल है जहां पे ट्रांजैक्शंस पड़ी हुई है, सैकड़ों, हजारों, लाखों। माइनर क्या करेगा थोड़ी देर, अच्छा मैंने आपको बताया भी है कि जब आप बीटीसी का सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो आप उसको माइनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ आप नोड के लिए रन कर सकते हैं। लेकिन फर्ज करें कि आप माइनिंग करना चाहते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, आपका जो कि माइनिंग मशीन है वो क्या करेगी, मेमोरी पूल से ट्रांजैक्शंस उठाएंगी। ट्रांजैक्शन चंद एक भी हो सकती हैं और चंद हज़ार भी हो सकती हैं, कोई 1000-1500, मेरा ख्याल है ऑन एवरेज कोई 1000-1200-1300 ट्रांजैक्शंस मेमोरी पूल से उठाएगा। एक ब्लॉक में उन ट्रांजैक्शंस को ऐड करेगा। उस ब्लॉक में वो क्या क्या चीज़ें डालेगा ये उसकी सारी डिटेल आपको नज़र आ रही है। वो सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए वो माइनिंग हो रहा है उसका वर्जन ऐड करेगा। पिछले ब्लॉक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले ब्लॉक की जो ब्लॉक आईडी है वो ऐड करेगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन जो है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन, ये हर जो ब्लॉक नया ऐड होता है वो पिछले ब्लॉक का रिकॉर्ड साथ रखता है। इस तरह ए के बाद हमेशा बी आएगा, बी के बाद हमेशा सी आएगा, सी के बाद हमेशा डी आएगा। ये नहीं कि जब आपने डी के बाद ई ऐड करना है तो ई को आप ए के बाद ऐड कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी चेन है ब्लॉक्स की जिसमें हर नया जो ब्लॉक है वो पुराने ब्लॉक के ऊपर ऐड होता है। तो एक तो बिटकॉइन का वर्जन उसने ऐड करना है, फिर पिछले ब्लॉक की आईडी कि भाई ये उसी एग्जैक्टली उसी ब्लॉक के ऊपर जाके ये बैठे हैं, फिर ट्रांजैक्शंस और साथ उस वक्त का रिकॉर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टारगेट। ये टारगेट क्या चीज़ है? ये बिटकॉइन की डिफ़िकल्टी लेवल है। ये डिफ़िकल्टी लेवल इस वजह से बिटकॉइन के नेटवर्क ने रखा है, और हर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका अपना अपना डिफ़िकल्टी लेवल होता है या टारगेट लेवल होता है। और ये जैसे ही ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो माइनिंग मशीन जो है अपने एक ब्लॉक में ऐड कर देती है, तो उस ब्लॉक को बोलते हैं कैंडिडेट ब्लॉक। यहाँ पे अगर आप देखें, ये थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि ये कैंडिडेट ब्लॉक है जिसके अंदर पिछले ब्लॉक का आईडी है, मार्कल ट्री के अंदर वो सारी चीज़ें, ट्रांजैक्शंस, टाइम, ये सारा कुछ उसमें ऐड है। एक एक्स्ट्रा चीज़ इस टारगेट को ढूंढने के लिए ये माइनिंग मशीनें डालती हैं, उसको नंस बोलते हैं। और ये रैंडम नंबर है क्योंकि इस टारगेट को मीट, ये टारगेट क्या है? ये टारगेट एक्चुअली डिफ़िकल्टी लेवल है जो मैंने अभी आपको बताया, और ये डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होता रहता है। बिटकॉइन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, अगर यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन हर 2016 ब्लॉक्स के बाद, जो कि रफली 2 हफ्ते बाद बनता है, ये डिफ़िकल्टी लेवल या ये जो टारगेट वैल्यू है ये चेंज होती रहती है। ये इस वजह से ताकि बिटकॉइन की जो हैशिंग है या बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो ज़रूरत से ज़्यादा स्पीडी भी ना हो जाए और ज़रूरत से कम स्लो भी ना हो जाए। तो एक एवरेज 10 मिनट की ट्रांजैक्शन की स्पीड रखने के लिए ये डिफ़िकल्टी लेवल को ये नेटवर्क खुद ब खुद एडजस्ट करता रहता है। अब ये जो माइनर्स हैं वो उसी सूरत में, ये जो उन्होंने कैंडिडेट ब्लॉक अपना बनाया, उसी सूरत में ब्लॉकचेन में ऐड कर सकेंगे अगर उनकी जो हैशिंग वैल्यू है, यानी ये जो जितना कैंडिडेट ब्लॉक में सारी मालूमात डाल के उसके बाद इन्होंने हैशिंग करनी होती है, वो हैशिंग वैल्यू जो टारगेट वैल्यू है, जब तक उससे नीचे नहीं आएगी उस वक्त तक वो अपना ब्लॉकचेन के अंदर ऐड नहीं कर सकते। अब हैशिंग क्या बला है ये आपने सुना। ये बिटकॉइन जो है वो हैशिंग नेटवर्क यूज़ करता है SHA-256 सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। इसमें और हर ब्लॉकचेन का अपना अपना हैशिंग एल्गोरिथम होता है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन, ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करते हैं इस तरीके से कि उसको दोबारा आप डिकोड नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे 256 करैक्टर्स का डेसिमल, मेरा ख्याल है करैक्टर्स हैं चाहिए सब का, नीचे जो भी मैं ऊपर एंटर एक स्पेस भी दूंगा तो नीचे वाला जो हैशिंग वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो हम जो मैं बात कर रहा था, ये जो माइनर्स हैं ये उस वक्त तक ब्लॉक ऐड नहीं करेंगे जब तक कि टारगेट वैल्यू जो है या उसकी जो हैश वैल्यू है कैंडिडेट ब्लॉक की, उसकी टारगेट वैल्यू से नीचे नहीं आ जाती। तो इसको करने के लिए माइनर क्या करते हैं कि ये नंस वाली जो वैल्यू है इसको चेंज करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे पहले 0 करेंगे, 0 करके अगर तो हैशिंग करेंगे, हैशिंग में सारी वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, वर्जन, ये जो ऊपर सारा मैंने आपको बताया, उसके बाद ऐड करने के बाद लास्ट में नंस ऐड करेंगे 0 से अगर तो टारगेट वैल्यू जो हैश वैल्यू है अगर तो टारगेट वैल्यू से नीचे आ गई तो वो ब्लॉक माइनर हो जाएगा। अगर नीचे नहीं आई, ऊपर आई, तो फिर वो 0 को पहले फिर 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा। ये उस वक्त तक
प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हैश वैल्यू टारगेट वैल्यू से नीचे नहीं आ जाती। तो इसी ये जो हैशिंग का प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक्चुअली माइनिंग की कंप्यूटेशनल पावर लेता है। कंप्यूटर मुसलसल हैशिंग करता रहता है, जिसको आप टेरा हैश, आगे जाके आप मजीद, मैं जब इसके प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा आपको मजीद समझ आएगी। तो मेरा ख्याल है अभी तक आपको बेसिक की इन सारी मालूमात, ये आपको यहाँ पे एक सैम्पल ब्लॉक का नज़र भी आ रहा है, वो जो कैंडिडेट ब्लॉक है, जिसमें वर्जन देख लें, प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश वैल्यू है वो आप देख लें, मार्कर ट्री देख लें, टाइम देख लें, बिट्स और नन्स वगैरह ये आप नीचे देख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ये जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा, देख नज़र आ रहा है आपको, ये सारी माइनिंग मशीन है। इनमें से ये वाली जो यहाँ पे देखें तो सबके पास 3-3 ब्लॉक का रिकॉर्ड है इस वक्त, सिर्फ आप एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ये वाली जो माइनिंग मशीन है, ये जो नेटवर्क नोड है, वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, किसी और का भी। इसने नया ब्लॉक जो है माइन किया। जैसे ही इसने माइन किया तो उसने पूरा जो नेटवर्क है, ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क नोड्स का, क्लाइंट्स का, पूरे नेटवर्क में वो शोर डाल देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा या प्रोपागेट कर देगा जी कि मैंने ब्लॉक माइन कर दिया। अब ये जो सारे दीगर नेटवर्क हैं जिन्होंने माइन नहीं किया, वो उसकी जो ब्लॉक है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे कि क्या टारगेट वैल्यू से जो उसकी ब्लॉक की वैल्यू है, ब्लॉक हेडर की वैल्यू क्या उससे नीचे ही है, जो ट्रांजैक्शंस हैं सारी वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। सारे नेटवर्क इसी तरह वेरीफाई करेंगे और सब जब कंफर्म कर लेंगे तो उसके बाद वो जो ब्लॉक है, नया ब्लॉक, वो सबके पास उसका रिकॉर्ड भी मौजूद हो जाएगा। तो इसी वजह से ये ब्लॉकचेन नेटवर्क सारा काम करता है। ठीक है, अभी डबल स्पेंडिंग क्या होती है? बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने आके डबल स्पेंडिंग को ख़त्म किया। डबल स्पेंडिंग का मतलब क्या है कि एक बंदा वो एक वक्त में ट्रांजैक्शन, आजकल ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, डिजिटली तो ये पॉसिबल है कि आप एक वक्त में एक ट्रांजैक्शन को 2 मुख्तलिफ जगह पे यूज़ कर लें। तो इसमें डबल स्पेंडिंग के चांसेस बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज ने कैसे किए? जैसे मैंने आपको कहा कि मेमोरी पूल में चला जाता है, तो मेमोरी पूल में जो माइनर्स हैं या वैलिडेटर्स हैं, वो ट्रांजैक्शंस उठा के जब वो माइनिंग कर रहे होते हैं, तो जिस ब्लॉक की सबसे पहले अप्रूवल हो जाती है, जो सबसे पहले माइन हो जाता है, उसके जो अगेंस्ट, चूँकि जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हमारे अकाउंट से फंड्स निकल जाते हैं और जैसे ही वो अगले अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं तो उसका चेंज जो है हमें वापस रिटर्न हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे मैंने मेरे बिटकॉइन अकाउंट में 1 BTC पड़ा हुआ, मैंने किसी को 0.5 BTC देना है, यानी हाफ BTC देना है। तो जब मैं ट्रांजैक्शंस करूंगा तो मेरे अकाउंट से पूरा का पूरा BTC निकल जाएगा और जब उसके अकाउंट में हाफ क्रेडिट हो जाएगा तो हाफ वापस मेरे अकाउंट में, वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस, तो डबल स्पेंडिंग के चांसेस ना होने के बराबर है, क्योंकि मेजॉरिटी जैसे ये ब्लॉक माइन हो जाता है तो और प्रोपागेट भी हो जाता है नेटवर्क में, तो जो पहले ट्रांजैक्शन सबसे पहले अप्रूव हो गई होगी, सबके रिकॉर्ड में अपडेट हो गई होगी, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। बाकी जो डबल स्पेंडिंग में जो ट्रांजैक्शन पीछे रह जाएगी वो नेटवर्क उसको रिजेक्ट कर देगा। अब थोड़ी देर के लिए ये ब्लॉक्स कैसे काम करता है इसको देखते हैं। अगर आप गूगल पे लिखें बिटकॉइन लेटेस्ट ब्लॉक तो आपको ये मालूमात मिल जाएगी। ये ब्लॉक हाइट है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपके सामने लिखे बिटकॉइन ब्लॉक लेटेस्ट ब्लॉक, आप यहाँ पे लिखें बिटकॉइन लेटेस्ट ब्लॉक, इस तरह लिखेंगे तो गूगल में आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है वो मिल जाएंगे। ये इस वक्त जी करंट ब्लॉक हाइट है, यानी ये सारे नए नए ब्लॉक ऐड हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, 81, 8,13,130, 8,13,131 ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस ब्लॉक को खोलते हैं, ये जो अभी रिसेंटली माइन किया बिटकॉइन के नेटवर्क में, इसको अगर हम खोलें तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखें, ये ब्लॉक हाइट है कि इस वक्त कितने ब्लॉक जो हैं माइन हो चुके हैं। फिर उसके बाद ये ब्लॉक की अपनी हैश वैल्यू है, जो मैंने आपको बोला था ना प्रीवियस। अब इसके बाद 8,13,031 के बाद जब 8,13,131 वाला ब्लॉक ऐड होगा तो वो ये वाली हैश वैल्यू भी अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करेगा। ये उसकी ये जो लेटेस्ट ब्लॉक है उसकी हैश वैल्यू है। फिर ब्लॉक साइज कि ये कितने MB का है, ये तकरीबन 1.4 MB का ये ब्लॉक एक ब्लॉक का साइज है। डिफिकल्टी लेवल 61.03 टेरा हैश, यानी कितनी बार हैशिंग करनी पड़ी है टेरा टाइम। ये पता नहीं मेरे लिए मुश्किल है बताना,
ये किलोबाइट नहीं, मेगाबाइट नहीं, गैगाबाइट नहीं, मतलब इस तरह टेरा हैश कितनी बार कंप्यूटर ने हैशिंग की ट्राई की है, तब जाके ये ब्लॉक की जो कैंडिडेट ब्लॉक की हैश वैल्यू है वो टारगेट वैल्यू से यानी डिफ़िकल्टी ये जो है इससे इस वैल्यू से नीचे आई है। इसको डिफ़िकल्टी लेवल बोलते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ब्लॉक को माइन करने का। अच्छा, दूसरा रिसीव टाइम कि ये ब्लॉक कब माइन हुआ है उसकी सारी डिटेल है। ये रिवॉर्ड है। फिर टोटल ट्रांजैक्शंस के इस ब्लॉक के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस हैं, 1330 ट्रांजैक्शंस हैं। अभी कंफर्म 1 हुआ है, यानी अभी ये ब्लॉक माइन हो गया तो एक ही सिर्फ नेटवर्क नोड ने इसको कंफर्म किया है। ये जितनी जब भी आप ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो कोशिश करें कि हर जो ब्लॉकचेन है उसका देखें कि मिनिमम कंफर्मेशन कितनी हो तो आप उसको कंफर्म ट्रांजैक्शंस कर। बिटकॉइन की कहा जाता है नॉर्मली हर जो एक स्टैंडर्ड है कि 3 से 5 ट्रांजैक्शंस हों तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म ना हो 3 से 4, वो आपने किसी बंदे के साथ डील फाइनली करनी है। इस ब्लॉक का जो मार्कल ट्री है उसका भी एड्रेस है और ब्लॉक हैश भी आपको नजर आ रहा है। अब इस ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन, ये 1330 ट्रांजैक्शन है, हर एक का अलग अलग डिटेल। अगर मैं ऊपर वाली, अच्छा एक चीज आप देखें कि अगर सबसे ऊपर वाली ये बाकी सारी ट्रांजैक्शंस है, सारी ट्रांजैक्शन कोई 0.07 BTC है, ये सारी आपको मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं। लेकिन यहां पे ये वाली ट्रांजैक्शन और सबके साथ ट्रांजैक्शन फीसें आपको नजर आ रही हैं, ये देख रहे हैं आप सारी। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शंस है सबसे ऊपर वाली, ये वाली ट्रांजैक्शन की कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शंस को कॉइन बेस बोलते हैं। यानी ये जो माइनर जिसने ब्लॉक माइन किया है ये उसको रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। ये पीछे मैंने आपको बताना भूल गया कि जैसे ही ये माइनर ब्लॉक माइन करता है तो उसको माइनिंग के बदले जो उसने इतनी कंप्यूटेशनल पावर, इतना माइनिंग बिजली उसने ज़ाया किया है, इतनी उसके कंप्यूटर ने मेहनत की है, उसको बदले में ये ब्लॉकचेन नेटवर्क रिवॉर्ड करता है। रिवॉर्ड 2 किस्म के होते हैं, एक तो ब्लॉक रिवॉर्ड होता है जिसको ब्लॉक सब्सिडी आप बोलते हैं, दूसरा ट्रांजैक्शंस की फीसें होती हैं। ये ब्लॉक रिवार्ड बिटकॉइन का हर 4 साल बाद हाफ हो जाता है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त मेरा ख्याल है 6.25 है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये ब्लॉक माइन करने वाले को जो ब्लॉक रिवॉर्ड मिला है उसका रिकॉर्ड है 6.25। इसको और ज़्यादा रिवॉर्ड मिला ही नहीं है। तो इसको मैं ये वाला ब्लॉक की बजाय हम दूसरा कोई ब्लॉक ये वाला कर लेते हैं, 8,1330। यहाँ पे अगर आप देखें उसको ब्लॉक रिवार्ड ये मिला है, मतलब ब्लॉक रिवार्ड इतना ही है, लेकिन ब्लॉक रिवार्ड प्लस ट्रांजैक्शन फीस है। यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे 6.25 नहीं है बल्कि 6.26 आगे वो सारा BTC है। यानी ऊपर वाला 25 से ऊपर वाला जितना है, ये जितनी इस ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस है सिर्फ 100 ट्रांजैक्शंस है। पिछले ब्लॉक में हमने देखा था 13,130 ट्रांजैक्शंस थी, 8 लाख ये देखें यहाँ पे 1330 ट्रांजैक्शंस थी। और इसका जो कोइन बेस है यानी ये माइनर का रिवार्ड है वो 6.32 है, जिसमें 6.25 तो उसका ब्लॉक रिवार्ड है, बाकी ऊपर वाला सारा उसकी जो है उसको ट्रांजैक्शन फीसें मिली है। अच्छा, मैं कह रहा था कि इस ब्लॉक के अंदर एक तो ये कोइन बेस, ये माइनर की ट्रांजैक्शन जैसे ही वो ब्लॉक माइन करता है तो उस ब्लॉक के अंदर सबसे ऊपर वो अपनी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसकी रिवार्ड के तौर पे उसकी ट्रांजैक्शन भी कर देता है। तो ये अगर हम इसको खोलें तो इसको भी खोल लेते हैं और दूसरी ट्रांजैक्शन को भी खोल लेते हैं। कोइन बेस ट्रांजैक्शन में देखें तो ये देखें यहाँ पे आपको लिखा भी नजर आ रहा है कि ये कोइन बेस है, यानी ये नेटवर्क पे कर रहा है किसको, माइनर को। ये माइनर का एड्रेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम इसको खोलेंगे तो माइनर की सारी ट्रांजैक्शन के उसके इस वक्त अकाउंट में टोटल बैलेंस कितना है, 147 BTC उसके पास पड़ा है। अभी तक उसने 1,08,682 BTC उसने रिवॉर्ड के तौर पे अपने इस वॉलेट में वो रिसीव कर चुका है। बाकी ये नीचे सारी डिटेल अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगी कि ये जो इसका माइनर का BTC एड्रेस है उसका, उसमें कितना कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है, कितने उसको रिवॉर्ड आ रहे हैं, कितना वो पेमेंट सेंड कर रहा है, कितनी रिसीव कर रहा है, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं। अब हम कोइन बेस की बजाय दूसरी ट्रांजैक्शन जैसे कि ये वाली मैंने ओपन की है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ट्रांजैक्शन के कितनी अमाउंट जो है वो ट्रांजैक्ट हुई है, कौन से ब्लॉक नंबर के अंदर ये ऐड है, इसमें ट्रांजैक्शन फीस उसने कितनी पे की है, अभी तक कितनी कंफर्मेशन हुई है, इसकी ट्रांजैक्शन कितने बाइट्स की है, कितना साइज है और किस टाइम में ये ट्रांजैक्शन हुई है, इसकी सारी डिटेल है। किस वॉलेट से ये निकली है और किस वॉलेट में ये गई है, यहां से देख रहे हैं फ्रॉम दिस हैश टू फ्रॉम दिस हैश, यहां पे वो ट्रांजैक्शन हुई है। यहां पे अगर आप देखें बाकी डिटेल में आपको सारी स्टेटस कंफर्म हो गया,
ट्रांजैक्शन वही सारी डिटेल आपको, टोटल इनपुट ये देख रहे हैं, टोटल आउटपुट ये देख रहे हैं, ये सारी आपको यहाँ पे डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरह आप ये जो सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बैकएंड पे इस तरह ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है। और इस तरह हर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अपना एक्सप्लोरर होता है, जहाँ पे जाके आप किसी भी ब्लॉकचेन की जो है वो इंटेरोगेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो कि पब्लिक लेजर है, यहाँ पे जब आप किसी भी बंदे का BTC एड्रेस ले लेते हैं तो एक्सप्लोरर पे जाके जब आप उसको एक्सप्लोर करते हैं तो उसने किस किस के साथ ट्रांजैक्शंस की हैं, आप उनकी भी सबके वॉलेट की डिटेल चेक कर सकते हैं। फिर आगे उन्होंने किस किस के साथ डील की है, ट्रांजैक्शन की है, उस सब को भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितनी मैंने इस हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर की है उस सब की आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।